अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक है कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन, कि रेस्पायरेशन जो है इसका अमल कैसे होता है, कि कहाँ पर ये होता है, किस तरीके से रेस्पायरेशन जो है, या आप सांस लेते हो तो वो कंप्लीट रेस्पायरेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कैसे होती है। सबसे पहले ये जो टर्म है रेस्पायरेशन, ये हम लोगों ने स्टडी करना है कि रेस्पायरेशन है क्या। रेस्पायरेशन जो है ये इसमें दो मराहिल हैं, एक है इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हवा का मुंह या ऑरल कैविटी के ज़रिए फेफड़ों के अंदर जाना। हवा का ऑरल कैविटी या नेज़ल कैविटी से फेफड़ों के अंदर जाने का अमल इंस्पायरेशन है, और फेफड़ों से हवा का बाहर आना एक्सपायरेशन कहलाता है। और यही दोनों टर्म्स मिलके रेस्पायरेशन कहलाती हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लंग्स पढ़े, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स रेस्पायरेटरी सिस्टम के पढ़े, जैसे कि ऑरल कैविटी, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लैरेंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, उसके बाद जो है एलोवेलाई। ये तमाम जो सिस्टम्स हैं, ये तमाम पार्ट्स जो हैं, ये रेस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर गैसेस का तबादला, इंटरचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ये आज के टॉपिक में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फेफड़ों में आती है, ऑक्सीजन फेफड़ों से दोबारा ब्लड के अंदर कैसे शामिल होती है, ब्लड से ये कहाँ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कहाँ होती है, ये डिटेल का आज टॉपिक है। इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू लंग्स, रिलेटेड टू हार्ट, कुछ वेन्स, कुछ ऑर्गन्स के नाम हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं। अगर ये आप डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के टॉप मोस्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये जो आप लोगों को सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, ये ट्रैकिया के बाद एक लंग की हम लोगों ने, लंग जो है उसका हमने एनाटॉमी आप लोगों को दिखाई हुई है। ये जो पार्ट्स हैं ये ये ब्रोंकस है, यानी कि लंग्स जो होते हैं ना, ये ट्रैकिया आया और ट्रैकिया से ये क्या रिलीज़ हुए, क्या जो है मज़ीद आगे ये कौन सी वेन आती है, ये है ब्रोंकस। ट्रैकिया और ट्रैकिया से ये ब्रोंकस निकले। अब ब्रोंकस के अंदर अगर इस साइड पे आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स और इस साइड पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन्यूल्स। अब जो ब्लड होता है, जब वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून इकट्ठा करता है, जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों से खून इकट्ठा करने के ब्लड जो है वो ब्लड आता है हार्ट के अंदर। अब वो जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करता है और आपके हार्ट के अंदर आता है, वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाफिर मिकदार में होती है। ऐसा खून जो मुख्तलिफ हिस्सों से, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को वसूल करता है, वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सबसे पहले आपके लंग्स के अंदर आएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स के थ्रू। वैसे तो अगर आप देखते हैं, आप लोगों ने स्टडी किया है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये उससे ऑपोजिट है। ऐसा आर्टरी जो दिल से फेफड़ों के अंदर खून लेकर आती है, ऐसी आर्टरी जो दिल से फेफड़ों के अंदर खून लेकर आती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। उसमें क्या होती है, वाफिर मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आर्टरीज के अंदर जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ऐसी आर्टरी जो दिल से फेफड़ों की तरफ खून लेकर आती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, दिल से डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये इस तरह ब्रोंकस से मज़ीद आगे आता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से अगर आप देखते हैं तो ये ब्लड आ जाता है एलोवेलाई के अंदर।
अब एलोवेलाई जो होते हैं ये वो पार्ट है लंग्स का जिसके अंदर इंटरचेंज ऑफ गैसेस होता है। जिन्हें हम कहते हैं एलोवेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। अब ये जो इंटरचेंज ऑफ गैसेस है ये कहाँ हो रहा है? एलोवेलाई की दीवारों के अंदर। एलोवेलाई की जो दीवारें हैं वो सिर्फ एक सेल थिक होती हैं और इनके बाहर खून की नालियाँ होती हैं, बारीक बारीक नालियाँ, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया। अब ये जो ब्लड है और ये इनके दरमियान जो है गैसेस का ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एलोवेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के ज़रिए एलोवेलाई के अंदर चले जाएंगे और एलोवेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाएगी? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ब्लड कैपिलरीज के अंदर कौन सा ब्लड था? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एलोवेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ने एलोवेलाई के अंदर मूवमेंट कर ली, एलोवेलाई में चली गई और एलोवेलाई के अंदर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में होती है और वो ट्रांसफ़र हो जाती है कैपिलरीज के अंदर। अब जो आपको पता है ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। ये क्या करती है? ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन इसको कहा जाता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, ये बन जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसने ऑक्सीजन हासिल कर ली, ब्लड के अंदर क्या थी? हीमोग्लोबिन। इसने ऑक्सीजन हासिल की और ये कन्वर्ट हो गई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है अब इसमें क्या हो गई? ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में हो गई। अब ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा और हार्ट से ये हर सेल में जाएगा। जैसे ही ये ब्लड हर सेल तक जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहीं छोड़ देती है सेल्स में और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर लेती है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद ये दोबारा कहाँ जाएगी? हार्ट के अंदर। हार्ट से ये ब्लड दोबारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा ये इस तरह मूवमेंट करके एलोवेलाई में आएगा। एलोवेलाई से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलोवेलाई के अंदर छोड़ देगा और एलोवेलाई से ऑक्सीजन लेकर फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये ब्लड पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट में आएगा। हार्ट से फिर ये सेल्स में जाएगा। तो इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो टर्म्स आप लोगों को समझानी थी वो थी पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ब्लड फेफड़ों से दिल की तरफ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ब्लड जो है हार्ट से फेफड़ों की तरफ जाता है। ये कुछ टर्म्स थी। इसके बाद इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, हवा का जिस्म के अंदर जाना, फेफड़ों में जाना इंस्पायरेशन, हवा का मुंह के रास्ते फेफड़ों से बाहर आना एक्सपायरेशन और इस अमल को रेस्पायरेशन कहते हैं। इसके अलावा जो रेस्पायरेशन है उसके दो मराहिल हैं, इन्हिलेशन और एक्सहेलेशन। इन्हिलेशन में क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर गुंजाइश, हवा दाखिल कैसे होती है, हवा बाहर कैसे जो है मूवमेंट करती है, फेफड़ों के अंदर हवा के दाखिल होने की गुंजाइश कैसे बनती है, ये इसमें पढ़ते हैं। इन्हेलेशन में क्या होता है कि आपकी जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, ये बाहर की तरफ फैलती हैं। जब पसलियाँ बाहर की तरफ फैलेंगी, डायाफ्राम जो होता है इसमें गुंजाइश बढ़ जाती है। डायाफ्राम जो है वो उसमें गुंजाइश बढ़ने की वजह से लंग्स जो हैं वो फूल जाते हैं। जैसे ही लंग्स फूलते हैं तो हवा लंग्स में दाखिल हो जाती है। ये अमल कहलाता है इन्हिलेशन। दोबारा बताती हूँ कि पसलियाँ बाहर की तरफ फैलती हैं, डायाफ्राम की गुंजाइश ज़्यादा होती है, हवा लंग्स में दाखिल हो जाती है। एक्सहेलेशन क्या होती है कि पसलियाँ आरामदाह हालत में जब आती हैं
डायाफ्राम तंग होता है, हवा लंग से बाहर निकलती है, ये होता है एक्सहेलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाफिर मिकदार में हो, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाते हैं। एलोवेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, खून की नालियाँ और कैपिलरीज के दरमियान एक बारीक जो झिल्ली होती है उसे हम बोलते हैं एलोवेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो सिर्फ एक सेल जितनी होती है और इनके दरमियान गैसेस का तबादला होता है। ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक निज़ामे तनफ़ुस की फिजियोलॉजी था। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब आप इंस्पायर कर रहे हो, हवा को सांस के ज़रिए अंदर लेकर जा रहे हो, तो उसमें गैसेस का क्या तनासुब होता है, गैसेस की परसेंटेज कितनी होती है। नाइट्रोजन 79.6% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% होती है। जब हवा जब हवा इंस्पायर्ड होती है, हवा को आप लंग्स के अंदर ले जाते हो। एक्सपायर्ड जब हवा लंग्स से बाहर निकलती है, उस दौरान 79.6% जो है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 16% होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये आज हमारा निज़ामे तनफ़ुस कंप्लीट हो गया। स्टार्ट से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कि सांस के रास्ते के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, एक बलाई हिस्सा, एक ज़ेरी हिस्सा। बलाई हिस्से में नाक, फेरेंक्स और लैरिंक्स था। ज़ेरी हिस्से में एपिग्लॉटस, ब्रोंकस, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एलोवेलाई वगैरह शामिल थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हवा नेज़ल कैविटी, ऑरल कैविटी में एक ही रास्ते के ज़रिए फेरेंक्स जो है वो हवा और खुराक का मुश्तरका हिस्सा है। उसके बाद फेरेंक्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक तरफ एसोफेगस, दूसरी तरफ जो होती है ट्रैकिया होती है। एसोफेगस खुराक की नाली, ट्रैकिया सांस की नाली है। ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम लैरिंक्स कहते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसमें जो है वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जब इनसे हवा टकराती है तो आवाज़ पैदा होती है। ट्रैकिया के अंदर सीलिया होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, जिनकी मूवमेंट से जो है गैसेस फिल्टर होती हैं। ट्रैकिया का आगे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है वो लंग्स के अंदर जाकर मज़ीद छोटी छोटी गैस की नालियों में तकसीम हो जाती है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रोंक्यूल्स के सिरों पर गैसेस की थैलियाँ, एयर सैक्स पाए जाते हैं, हवा की थैलियाँ होती हैं और इनको एलोवेलाई कहा जाता है। और ये वो पोर्शन है लंग्स का जहाँ पर खून और जो लंग्स की जो नालियाँ हैं उनके दरमियान गैसेस का तबादला होता है। तो लंग्स जो है वो सिर्फ गैसेस का तबादला करता है। लंग्स वो ऑर्गन है जो इंटरचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। फिर गैसेस जो है आगे मज़ीद दो तरह की रिस्पायरेशन होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होती है। वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में जाता है, हार्ट से वो ब्लड जिस्म के पूरे हिस्से में एक एक सेल तक पहुंचता है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सिर्फ लंग्स के अंदर गैसेस का तबादला। आगे इंटरनल में क्या होता है कि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल में जाता है तो सेल में ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देता है। ऑक्सीजन जब वहाँ पर सेल के अंदर पाए जाते हैं ग्लूकोज के मालिक्यूल, जब उनके साथ उनकी डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन उसको रिसीव कर लेती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। वेन के ज़रिए वो दोबारा हार्ट के अंदर आएगा। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वो लंग्स में जाता है और लंग्स से वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ देगा और लंग्स से ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन के ज़रिए दोबारा हार्ट में ले जाएगा। तो ये आपका डिटेल टॉपिक था
निज़ाम तनफ़ुस के ऊपर उसके हमने मुख्तलिफ़ पार्ट्स डिस्कस किए और लास्ट में उसकी हमने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़े।